हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में खास तौर पे बात करेंगे कि कल सेनेट के इंतखाबात आखिरकार हो गए, लेकिन अब उसके आगे क्या होगा, आइंदा का सियासी और इंतखाबी मंजरनामा क्या होगा। खास तौर पे अब चेयरमैन सेनेट के लिए जोड़ तोड़ जारी है। कल सेनेट के इंतखाबात तो हो गए, जो कि मुल्क की इंतखाबी और सियासी तारीख में एक बड़ा माइलस्टोन था, एक बहुत बड़ा जमहूरी अमल था, एक बहुत बड़ा जमहूरी कदम भी था। अब इससे आम इंतखाबात की राह भी हमवार होती भी नजर आ रही है। अब सेनेट के इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बाद जो इस वक्त एक और अहम तरीन मरहला दरपेश है वो ये कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा, किस पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी की भरपूर कोशिश है कि एक बार फिर वो अपना चेयरमैन सेनेट, और इसके लिए रजा रब्बानी साहब का नाम मोस्ट फेवरेट है पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो वो सामने आ जाए। जबकि नून लीग की भी भरपूर कोशिश है कि किसी तरह पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ना आने पाए या पीपल्स पार्टी के साथ सेनेट में कोई साजबाज हो जाए। इस वक्त जो नंबर गेम सामने आ गई है फाइनली हतमी सेनेट की, वो नून लीग के 33 हो गए हैं, पीपल्स पार्टी के 20 हो गए हैं, पीटीआई के 12 हो गए हैं, और इत्तेहादियों को मिला लिया जाए तो पीएमएलएन के 48 वोट बन जाते हैं, सेनेट के 48 सीटें बन जाती हैं, पीपल्स पार्टी की 40 बन जाती हैं। अब चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए 53 सीटों की जरूरत है, यानी कि नून लीग को सिर्फ 5 मजीद वोट चाहिए कि वो अपना चेयरमैन सेनेट ले आए, जबकि पीपल्स पार्टी को 13 मजीद वोट चाहिए अपना बंदा लाने के लिए। इस सूरत हाल में बलोचिस्तान के आजाद सेनेटर्स और फाटा के आजाद सेनेटर्स ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी का आला सतही वफ्द बलोचिस्तान में है और वहां पर गुफ्तो शनीद कर रहा है, मुज़ाकरात कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं वो चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दें। उधर नवाज शरीफ साहब ने भी एक तुर्क का पत्ता फेंका है, एक सियासी चाल चली है और ऑफर किया है जरदारी साहब को कि जी आए मिलके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाए, यानी कहीं ना कहीं कोई बार्गेन हो जाए, चेयरमैन एक पार्टी का हो तो डिप्टी चेयरमैन दूसरी पार्टी का हो। लेकिन जरदारी साहब ने कोरा जवाब दे दिया है, कहा है कि जब अपने बंदे का नाम सामने ले आए तो फिर इस पे आपसे बातचीत होगी। तो जनाब, आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इसी हवाले से प्रोग्राम में आज खास तौर पर बात करेंगे, और इसके लिए मेरे साथ हैं अमी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। वालेकुम अस्सलाम, मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। शेख साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि कल आपके वोट पे बहुत सी नजरें थी लेकिन आप वोट डालने नहीं गए, इसकी रीजन क्या रही शेख साहब का? इस पे तो मेरा कोई वहां कैंडिडेट नहीं था, लोटे थे 2 नून के, और एक का मुझे एहतराम है जुनेजो का बेटा था, एक ग्रैंड लोटा था जो कि का मुशर्रफ का लोटा था। 5:30 बजे तक वो चौधरी शुजात की पे रोल पे था और 6:30 बजे नवाज शरीफ की पे रोल में था। उससे अहम बात किसी एंकर ने नहीं की किसी प्रोग्राम में। एक तो मैं टीवी नहीं देखता लेकिन कौम को बताना चाहता हूं, पंजाब में भी बोली लगी है, बहुत बड़ा अपसेट हुआ है। जुबैर गुल इनका खास दस्ते राज जो है उसकी 10 वोट, देखें जब हम भी थे तो ये ग्रुप बना देते हैं, बाड़ा बना देते हैं 48 मेंबरों का, 46 मेंबरों का, ये 48 जो बच जाते हैं 20-22 वो उन्होंने पता नहीं, जब महमूदुल हसन उसका नाम है मुल्तान, उसको दे दिए 20 राना महमूदुल हसन है 18 वोट, राना महमूदुल हसन, अल्लाह आपका भला करे। उसके पास कुल 20-22 वोट थे, उसने टॉप प्रायोरिटी के, सो वहां भी उसने मैनेज किया साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब का जो मसला मामला था, और उसने वोट ला के 10 वोट जुबैर गुल के कम हुए जी। कोई ग्रुप इनका ऐसा नहीं था जिसके 4-4, 6-6 वोट कम नहीं हुए। 18 वोट पीपल्स पार्टी को, वहां एक्स्ट्रा पता नहीं शहजाद क्या उसका नाम था। सो बोली पंजाब में भी लगी है, लेकिन इंतहा हो गई केपीके में। बलोचिस्तान तो थोड़े सीटों का था, अगर आप औसत दर्जे लगाएं
मैं शेख हूं तो शेखों के हिसाब के लिहाज से केपीके में बिकने वालों का रेट ज्यादा था, क्योंकि वहां मिंबर थोड़े थे, मिंबर ज्यादा थे, और बलूचिस्तान में क्योंकि मिंबर थोड़े थे इसलिए उनका रेट अगर कैलकुलेट करें तो बिकने और बकने वालों की तादाद केपीके और बलूचिस्तान में एक जैसी ही थी तकरीबन तकरीबन। सारे लोग ये तासर दे रहे हैं कि शायद मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर अगर एनालिसिस करूं तो खुद आसफ जरदारी का टारगेट चेयरमैन सेनेट नहीं है जी। कौम को बड़ी गलतफहमी है, वो किसी और आस में बैठा हुआ है, वो प्रेसिडेंट बनने के ख्वाब देख रहा है और वो प्रेसिडेंट बनने के लिए अपना ताना बाना बुन रहा है। और चेयरमैन सेनेट वो खुद नवाज शरीफ को कह सकता है कि अगर तूने आइन अमेंड करना है, अगर आपने, हालांकि जो फैसला नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से नाहल जो उसने बन गया था हटाने का, काश सियासतदान, मैं तमाम सियासतदानों को कहता हूं कि जजिस का यह फैसला पढ़े। इन्होंने तो अगले भी 62-63 का मसला रोक दिया है। यह भी नहीं हो सकता जो अगर फैसला पढ़े, इतना जबरदस्त फैसला है कि अगर कोई यह समझे कि अक्सरियत के बल पे, और कल जो है मेरी रिट लगी हुई है कि इन्होंने जो फॉर्म दाखिल किया है उसमें से शरीयत का खाना इसी पर मुझे आपसे बात करनी थी, इसी पर शेख साहब मुझे आपसे बात करनी थी कि अब सेनेट के इंतखाबात तो हो गए लेकिन आपकी पिटीशन लगी पड़ी है और उस पिटीशन में कागजात नामजदगी फॉर्म, उस पिटीशन पे कोई फैसला आ जाता है तो क्या सेनेट के इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं? उनका रिजल्ट मुतासिर हो सकता है? हमने नहीं कहा कि मुतासिर करो, हमारी प्ली ये है कि इलेक्शन मत रोके जाएं, इलेक्शन होने दें। 19 तरमीमें हुई हैं जिसमें से 5 तरमीम आइन के सरीन खिलाफ वर्जी है, इनसे एफिडेविट लिया जाए। ये बड़े उस्ताद लोग हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। इनके बाज लोगों का, सबका नहीं कहता, बाज लोग शुरफा भी होंगे, बाज लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बुरा है, बाज लोग सजा याफ्ता हैं और बाज लोगों की डुअल नेशनलिटी है। 19 जो इतराज हैं हमारे के अमेंडमेंट के, उसमें से 14 हमने कहा इसको आप बेशक छोड़ दें जनाब, ये अमूमी नोयत के हैं। लेकिन जो 5 हैं वो आइन के बरखिलाफ हैं और वो आइन की खिलाफ वर्जी है और उसके लिए इनसे स्टाम ले लिया जाए। हमारा स्टार्ट ये है कि ना इलेक्शन रोकें, ना इन मेंबरों का कोई मसला रोकें, लेकिन हलफ से पहले ये मेंबर जो है एक एफिडेविट दें कि हमारी शरीयत पाकिस्तान की है, हमारा कंडक्ट और जो है ये है, हम किसी केस में इन्वॉल्व नहीं है, हम सजा याफ्ता नहीं है। ये हमने 5 मुतालबे किए हैं, देखें सुबह क्या होता है आमिर फारूक साहब की अदालत में। और जहां आप चेयरमैन सेनेट की बात कर रहे हैं, मैं आपकी पिटीशन पे थोड़ा सा एक सवाल और करना चाहती हूं कि आपने जो प्ली ली थी, आपने चूंकि सेनेट के इंतखाबात से पहले पिटीशन दायर की थी, तो आपने प्ली ली थी कि उसमें भी हमने यही कहा था कि रोके, लेकिन अब तो हो गए, तो जो आपकी पिटीशन पे कोई भी फैसला आ सकता है, आप समझते हैं कि उसके फैसले की सूरत में रिजल्ट अब मुतासिर हो सकते हैं कि जो लोग सेनेटर्स बन गए हैं, अगर कागजात नामजदगी फार्म के हवाले से कोई ऑब्जर्वेशन देती है सुप्रीम कोर्ट? जी, अगर हाई कोर्ट में यह केस है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है 62-63 पे कि वो बुनियादी जुज़ है। जी बिल्कुल, हमने हाई कोर्ट में ये कहा है कि ये 62-63 की खिलाफ वर्जी कोई मेंबर मुतासर नहीं हो रहा, लेकिन अगर कोई गलत एफिडेविट देगा तो बाद में पता लगता है। मैं जब जहाज में सफर करता था एज ए मिनिस्टर भी, बहुत सारे लोग खातून और मर्द जो है जेबों में से पासपोर्ट निकालते थे अमेरिकन नेशनलिटीज का। इतने बड़े टाइफून पैसों के, जिस तरह आप यकीन करें शाम को केपीके में पैसे कम पड़ गए थे, पिंडी से लोगों ने पैसे मंगवाए, जो यानी कि बैंक अवेलेबल नहीं था कल, तो पिंडी से पैसे मंगवाए गए कि लेन देन का भाव उतार चढ़ाव ऐसा था, कई लोगों ने बोरियां भरी हुई थी। और ये 5-5 हजार के नोट जाली भी होते हैं, ये मैं कई दिनों से इनको कह रहा हूं, और पिंडी से पैसे मंगवाए गए। ये इनकी जमहूरियत है। और जो पंजाब में आप बहुत बड़ा तूफान उठा रहे हैं जनाब अली, कि वहां ये काम नहीं हुआ, वहां शरा रेट बहुत कम था, क्योंकि आज के दौर में करोड़ रुपया कोई रुपया नहीं है, और नून लीग के दौर में तो करोड़ रुपया तो इन सियासतदानों के आगे ऐसा मसला है। उसमें
कोई ग्रुप ऐसा नहीं जिसमें से 4-5 मेंबर उनके डिफॉल्ट नहीं हुए, और जिसकी वाज़े मिसाल महमूदुल हसन का जीतना और ज़ुबैर गुल का आउट होना है। और उज़मा साहबा का आज मैंने अखबार में पढ़ा है, उसने तो सीधी, उज़मा बुखारी ने तो गालियां नहीं दी, बाकी जो कुछ वो कह सकती थी वो खातून उसने कहा है। सो ये सारा ज़ुबैर गुल का और राना महमूदुल हसन का जो मामला है, शेख साहब आपको नहीं लगता कि ये नून लीग के अपने अंदर की धड़ेबंदी है? कुछ लोग ज़ुबैर गुल को हरवाना चाहते होंगे उनकी क्योंकि जिन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया था, तो आपको नहीं लगता कि नून लीग के अंदर की धड़ेबंदी है ये मामला ज्यादा? देखें, जब आदमी लाइन क्रॉस करता है ना, जो आदमी एक दफा क्रॉस करता है वो 2 दफा भी करता है। इस इलेक्शन में पंजाब में कोई छोटा अपसेट नहीं हुआ, इस पे कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। 18 वोट पीपल्स पार्टी को फालतू पड़े हैं, 10 वोट पीटीए को पड़े हैं, 10 वोट ज़ुबैर गुल के कम निकले हैं, 18 के 14 वोट जो हैं वो महमूदुल हसन को आए हैं। और कोई ग्रुप ऐसा नहीं था, खा मुसद्दक है खा कोई और है। इवन राना सनाउल्लाह जिस ग्रुप को हेड कर रहे थे, करते ही हैं कि इस ग्रुप में 2-2 बंदे फिर हेड बना देते हैं कि भी तेरी जिम्मेदारी है। 10 एक मेंबर आखिरी टाइम में पकड़े गए, उनकी गुफ्तगू, पंजाब के पास भी टेलीफोन सुनने की सलाहियतें हैं, पंजाब स्पेशल ब्रांच आईबी के पास भी, क्योंकि इस वक्त आईबी टोटली जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अंडर काम करती है, बल्कि नवाज शरीफ के अंडर ही कर रही है। 12 से 14 मेंबरों की फोन कॉलें इंटरप्ट हो गई और उनको बड़े डैमेज से इन्होंने रोक लिया। और बाकी जो कुछ केपीके में हुआ आप देखें ना, मुबारक दें। आप सब लोग कहते हैं कि जनाब अली मेंबर 7 थे, रिकमेंड और सेकंड तो कर सकते थे, लेकिन मुमकिन है एक और भी वहां अपसेट हो जाए कि 0, 1 और 1 की किसी ने रिट की है कि उसके 3 वोटों ने 0, 1 लिखा 1 की बजाय। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। अगर अभी भी कौम को समझ नहीं आई, ये बिकने और बकने वाले यहाँ लोग भी मौजूद हैं और ये अपर हाउस के मेंबर बनने जाओ। सिंध में जो कुछ हुआ मुझे ना दिखाएं, फारूक सत्तार को बताएं। फारूक सत्तार कह रहे हैं हमारे सामने पिछले दरवाजे से वोटरों को लाया गया। बाज भेड़ें और बकरियां ऐसे होती हैं जनाब अली कि वो किसी और तरीके से लाई जाती हैं। सो ये लोग शेख क्या साहब, कहते हैं, आपको नहीं लगता कि जो सिंध में हुआ जल उठे सीने के दाग, पीपल्स पार्टी ने मैनिपुलेट किया, जो एक पका पकाया सा हलवा रख दिया एमक्यूएम ने अपने मुखालिफिन के सामने कि अपने अंदर का तंजीमी बहरान, अपने अंदर की धड़बंदी वो उन्होंने लाके अपने मुखालिफिन के सामने, पूरी कौम के सामने खोल के रख दी। तो उनके मुखालिफिन ने इसका फायदा उठाया और फिर पैसे दिए। आपको नहीं लगता कि वहां एमक्यूएम खुद जिम्मेदार है? देखें, एमक्यूएम तो असल सियासत लंदन से भी हो रही है। अगर कोई ये कहे और आइंदा महीने 1.5 महीने में जो मामलात बढ़ने हैं या बिगड़ने हैं या बनने हैं, उसमें आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और इल्ताफ हुसैन तीनों मिलकर भी एक रोल अदा कर सकते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझता, क्योंकि बड़े अहम इश्यूज पर नवाज शरीफ ने ऊपर धरना दे दिया है। बशीर साहब जो जज हैं वो 13 तारीख को रिटायर हो रहे हैं और इतने हफ्तों से उनकी समरी गई है एक्सटेंशन की, वो नहीं कर रहे। जाहिर है 12-13 तारीख को जब वो रिटायर, सारी बातों पे आपसे बात करूंगी कि एहतसाब अदालत के जज बशीर की एक्सटेंशन पहले ले चुके हैं, क्या दूसरी एक्सटेंशन उनको होनी चाहिए, क्या जजिस को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए? सेकेंडली, आपने कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, अल्ताफ हुसैन बहुत से जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से। शेख साहब, एहतसाब अदालत के जज के हवाले से बात हो रही थी, बशीर साहब के हवाले से। आप समझते हैं कि उनको दूसरी एक्सटेंशन भी दे देनी चाहिए या ये एक अच्छी रिवायत कायम हो जाएगी फिर क्या? देखिए, ये कोई नई बात नहीं होगी। इस मुल्क में बड़े बड़े अहम केसेस में ये एक्सटेंशन मिल भी जाती है और अब केस उस नहज पे है कि अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दिया है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पर ये जो है ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि कल चीफ जस्टिस सो मोटिव लेके भी कह सकते हैं कि भी हमने उसको अपॉइंट कर दिया क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री उसके ऊपर बैठ गई है। और ये भी हो सकता है कि लॉ मिनिस्ट्री अपना नया आदमी भेज दे, फिर ये नए टैक्टिक्स इस्तेमाल। नवाज शरीफ का कुल केस ये है कि मुझे सजा ना हो, और सारी केसेस को वो खूब
खूब डिफाइन कर रहा है कि जनाब अब मुझे इसमें भी सजा हो जाएगी। वो शेख रशीद बना हुआ है आजकल कि वो कह रहा है जनाब अली अब आपको भी, मुझे अगले केस में भी सजा होनी है, मुझे मेरे साथ ये होना है। देखें इन्होंने सारा गंद किया इस मुल्क में, और ये आसिफ जरदारी को राजी करने के लिए कोशिश करेगा कि अगर ये मसला यहां पे सेटल हो जाए, और आसिफ जरदारी का जो टारगेट है वो चेयरमैन सेनेट नहीं, वो सदर पाकिस्तान है। और ये सारे मसले ये आपने पहले भी बात की है जाएंगे। शेख रशीद साहब, तो ये मुझे बताएं कि जरदारी साहब के आइंदा इलेक्शन के बाद सदर बनने के इम्कानात हैं? मेरी गुजारिश सुने, वो नवाज शरीफ से डील करेगा। देखे ना, ये मुमकिन उसका नवाज शरीफ के साथ हो सकता है, इमरान खान के साथ तो नहीं हो सकता, फजलुर रहमान के साथ भी हो सकता है अगर उसकी इतनी अब तादाद नहीं रही। वो डंग खत्म हो गया फजलुर रहमान का, वो तल्ला ने वहां ज्यादा वोटें ले लिए। वो मौलवी जो बड़ा बेचारा जमीयत उलमा इस्लाम का बहुत बड़ा एक पर्सनैलिटी थी, बहुत बड़ी शख्सियत थी, जरूरत से ज्यादा वोट तल्ला ने ले लिए। सर जी ये कौम समझे, हर चीज यहां बिक रही है, ये बिकाऊ लोगों की मंडी है। कोई शख्स इस मुल्क में कह दे किसी पार्टी लीडर की कि यहां खरीदो फरोख्त नहीं हुई, कोई शख्स कह दे, मैं आपको इतनी शहादत दूंगा, अल्लाह मुझे लानत में भेजता हूं झूठ बोलने वालों पे, कि कल वहां पैसे कम पड़ गए केपीके में। सो पिंडी की मंडियों से लोगों ने, जो लोग काम करते हैं पैसों शैसों का इधर से उधर पहुंचाते हैं, उनसे उन्होंने कहा कि भाई सोमवार तक के लिए पैसे दो, क्या इंटरेस्ट है, इतने पैसे कम हो गए केपीके में। सो ये है आपकी जमहूरियत, पाजेबें पहन के नाचती है, दौलत वालों के आगे नाचती है। कुल क्वालिफिकेशन ये है, हर पार्टी ने एक ऐसा बंदा अपने साथ जरूर डाला कि छोटा मोटा खर्चा चाय पानी जो है वो उठाने वाला मौजूद हो। शेख साहब, ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। कल सेनेट इंतखाबात के बाद इमरान खान साहब ने इसको इनिशिएट किया कि सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए। फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी उन्होंने बताई जो आप भी फरमा रहे हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लगा दिया, पीपल्स पार्टी पे बलूचिस्तान में भी KP में भी पैसे खूब चलाने का इल्ज़ाम है। नून लीग का आप बता रहे हैं कि पंजाब में भी काफ़ी बोलियां लगी हैं। तो क्या सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त होने चाहिए? क्योंकि सब जमातें कहती हैं कि वो इसकी मुतासिरा हैं, लेकिन फिर इस सिस्टम को चेंज कौन करेगा? कोई करता। मैं 1985 से असेंबली में हूं, मैं यही बात सुन रहा हूं सेनेट से पहले। कोई तरमीम नहीं करता, चोर चोरों के साथ मिले हुए हैं, इनकी कोई सलाहियतें नहीं है। दे आर नॉट पॉलिटिकल विजनरी और स्टेबल लीडरशिप। ये हादसों की वजह से खाना नंबर 2 से खाना नंबर 1 में आए हैं। बेसिकली प्योरली ये बिजनेसमैन है, इंटरेस्ट वॉच करते हैं। इनकी कोई इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई इनका प्रिंसिपल नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता जनाब अली, क्या दुनिया में कोई ऐसी जमहूरियत चल सकती है जो अदलिया को गालियां दें उठ के और कहें जनाब अली 5 बाबा कल तुम अजमल पहाड़ी को ले आओ, कल तुम उजैर बलोच को ले आओ, वो क्या नाम है अमाद, वो ये सारे लोग कहीं ना कहीं तो मौजूद हैं। ये सारे लोग किसी जगह मौजूद हैं। इसका मतलब है कि खेल जो है वो अभी फाइनल स्टेज पे नहीं है। इन लोगों को वो कह रहे हैं बॉक्सर भी नहीं मिल रहा, वो कह रहे हैं तौकीर साहब को इन्होंने स्विट्जरलैंड लगा दिया है। फवाद अहमद फवाद हार्ट वाटर में है, वो क्या नाम है इसका, असद चीमा के क्या नाम है इसका, वो जिसके साथ ये सारे चोर हैं, ये सारे आहत चीमा, ये सारे लुटेरे डाकू हैं। इन्होंने आगे ऐसे डाकू, और वो बेचारे जो जेलों में जेब तराश हैं, जेब में पकड़े गए 10-10 साल से। किसी ने टेलीफोन छीन लिया, किसी की ने जनाब अली गाड़ी का व्हील का पाना लगा लिया, किसी ने वीडियो निकाल दी, किसी का टीवी उठा के ले गया, फ्रिज उठा के ले गया। जेल में हजारों लोग हैं, उनकी कोई जमानत देने वाला नहीं, और ये मुल्क को लूट रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं और कहते हैं हाँ भाई हम अपनी वसाइल से ज्यादा जिंदगी गुजार रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ है? हु यू आर टू आस्क मी कि मैं पैसा कहां से लाया हूं? आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि मैं ये पैसा कहां? बस ठीक है भाई, अगर कोई किसी को पूछने वाला नहीं तो फिर वो नेज़े जब मैं लाता हूं तो फिर वो एक एंकर साहब ने कहा कि भाई व्हाट इज द, इसका फिर हल क्या है? अगर अदालत की रिस्पेक्ट ना हो, फौज आइन और कानून और जमहूरियत के पीछे खड़ी हो, तो फिर लोगों को गुर्बत के मारे पेट्रोल, किसी को एहसास है? मुझे जिंदगी में
अलग सुबह कल परसों किसी ने फोन किया, उसने कहा जी आप टीवी पे बात करते हैं, हमारी तो कोई आवाज नहीं है, कोई पार्टी है भी तो वो आवाज नहीं उठाती कि पेट्रोल महंगा कर दिया है, किसानों की कटाई के दिन है जी, हमारी गंदम आगे तबाह बर्बाद है, 2014 की गंदम मालखानों में रुल रही है, रुसवा हो रही है। उसने कहा गन्ना हमारा रुसवा है। आप इस मुल्क में देखें गन्ना ईंटों के भट्टे में जलने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस मुल्क की गंदम 2014 की पड़ी हुई है। कोई उनकी बात नहीं कर रहा, कोई उनकी जुबान नहीं बोल रहा। और ये चीफ जस्टिस साहब से मैंने दरखास्त किया कि मेरा मां बच्चे का हॉस्पिटल है, इसको ही विजिट कर लें जी। स्टेशन रोड पे कॉलेज है, इतना जबरदस्त पहला कॉलेज बन रहा है सिविलियन कैंटोनमेंट में, 80% बना हुआ है, 80% अस्पताल बना है। ये बड़े बेईमान लोग हैं, ये खुदा की पकड़ में आए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह मेरे को मंजूर हुआ तो इनकी पकड़ जो है उनसे इनकी जान नहीं छूटेगी। बेशक ये बंदे इकट्ठे कर लें, जनाजा होता है ये। अच्छा, आपने कहा कि आपने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो आपके हॉस्पिटल का जो है विजिट कर लें। क्या ये चीफ जस्टिस साहब के करने के काम हैं? नंबर 1। दूसरा, शेख साहब ये बताइएगा कि कल फारूक सत्तार ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की, दरखास्त की कि जी सेनेट इंतखाबात में धांधली का नोटिस लें। तो क्या ये काम सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? ये काम सुप्रीम कोर्ट की तरफ डालना चाहिए सियासतदानों को? देखिए, घर में जो एक्टिव बच्चा होता है माएं उन्हीं को कहती हैं, बच्चे भी उसी शख्स को कहते हैं कि भाई देखिए अब इस मुल्क में एक्टिव जो है, इस मुल्क में जो दर्द रख रहा है वो जस्टिस साकिब निसार साहब रख रहे हैं। बाकी कोई बंदा जो है वो, पहले लोग फौज की बात कर रहे थे, जब इन्होंने पहले अदारों को गालियां देनी शुरू की, फिर अदारों के बारे में इन्होंने जबान चुप की। ये इनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि एक एक करके मारो इनको। अब ये जजेस पे आके खड़े हुए हैं, और अब जजेस पे आके खड़े हुए हैं तो ये जानबूझ के इस प्रोसेस को लंबा करना चाहते हैं, इस प्रोसेस को लंबा करना चाहते हैं। आज इतने दिन हो गए हैं, वो समरी नहीं, मुझे तो शक है कि शायद वो समरी ना पास करें बशीर साहब की, जो भी है मुझे नहीं पता कि वो लॉ मिनिस्ट्री करे या ना करे। लॉ मिनिस्ट्री नामूसे रसालत का केस खामोशी से डाल सकती है 7B और 7C, लेकिन अपने खिलाफ, क्योंकि ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, आप जुर्रत इनकी को दाद दें कि वजीर खारजा जो है वो कोर्ट में कहता है कि हाँ मैं इतने हजार दरम लेता हूं जी, मैं मुल्क का वजीर खारजा हूं और दुबई से तनख्वाह लेता हूं, अपनी भी लेता हूं उधर से भी लेता हूं। इस मुल्क का वजीर दाखिला कहता है हाँ मेरे पास है कायमा, क्या करोगे तुम। इस मुल्क का नाहल वजीर आजम कहता है जी मैं बेटे, अभी इनका रिकॉर्ड, ये डर रहे हैं, ये इन्होंने स्पेशल जो अंदर से रिपोर्टिंग हो रही है, इन्होंने ये तासर देने की कोशिश की है, ये केस है ही कोई नहीं। मैं कौम को यकीन दिलाता हूं, मुझे ऐसा तासर मिल रहा है कि इस केस में इनके बचने के चांसेस कम है। बाकी अल्लाह को पता है, हालात उलट पुलट हो जाएं, क्या हो जाए, लेकिन इस केसेस में ठीक है। शेख साहब, एक ब्रेक का वक्त भी हो गया, लेकिन शेख साहब आपने फरमाया था कि जरदारी साहब जो हैं वो सदर बनना चाहते हैं, और सदर बनने के लिए रास्ता उन्होंने ये निकाला है कि नवाज शरीफ से डील कर ली जाए। तो ये डील की तफसीलात क्या हो सकती हैं मुमकिना तौर पर? ये मेरी सोच है, डील होगी, ये मेरी सोच है। अच्छा, ये मेरी सोच है। देखें, आदमी खुल के बात वही कर सकता है जो बेधड़क हो। आसिफ जरदारी जो है, ये लोग समझते हैं जी वो बड़े माहिर हैं। माहिर किस बात के हैं जी, बिकने वाले लोग हैं, लूटी हुई दौलतें हैं इनके पास। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, आप यकीन करें, मैं तो हैरान होता हूं कि ये पैसे कैसे खर्च करेंगे, वो उनमें हौसला नहीं है। आसिफ जरदारी जो है वो लूटी हुई माल को बांटने पे भी यकीन रखते हैं। और ये मुझे शक है, इसमें मेरे पास कोई इतला नहीं है कि अगर कोई ये समझ रहा है कि आसिफ जरदारी साहब की दिलचस्पी सेनेट चेयरमैन की होगी, वो खुद कोशिश करेगा कि अगर नवाज, एक ऑप्शन ये भी ज़हन में रखें, वो खुद कोशिश करेगा ले आए नवाज शरीफ किसी को ऊपर ले आए, ताकि कल वो कहे जी कौमी असम्बली में भी आपकी अक्सरियत है, सेनेट में भी, और पीछे खुद वो कहलवा देगा चल पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। तसादम के लिए आसिफ जरदारी खुद तैयार नहीं होंगे ता वक्त कि ये क्लियर ना हो कि एहतसाब सबके लिए है, या आहिस्ता आहिस्ता ये आगे बढ़ेगा, या सिंध में भी ये काम शुरू होगा। ये वो महीना डेढ़ महीना उनका, और उसमें मुझे आर नहीं है कि नवाज शरीफ अगर उसको कहे कि भाई आप चेयरमैन ले आओ, वो कहे आप ले आओ जी,
को इतना बड़ा मसला नहीं है सेनेट का जितना बड़ा ये बता दिया कि चेयरमैन सेनेट आ गए तो वो ले आए मुशाहिद हुसैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक दफा सेनेट में। और अगर ये कहें कि सेनेट में जिस किस्म का क्राउड आया है, जिस किस्म के लोग आए हैं, मैं सब की बात नहीं करता, कल फिर लोग कहते हैं कि मैं ऐसी बात करता हूं, मैं समझता हूं, बड़े अफसोस से याद कहता हूं, ये इस कौम की तौहीन है कि इसका अपर हाउस में ऐसे ऐसे चेहरे भी आए हैं, ऐसे चेहरे भी आए हैं जो खुद केस हैं करप्शंस के, बदबूदार केस हैं और जो नैब के केसेस हैं। और अगर ये सुबह फैसला हो गया या एक आधी और पेशी पे फैसला हो गया, आप देखेंगे, मुझे उस बंदे का नाम याद नहीं है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की बाज मीटिंग्स में नहीं आया, मैंने भुट्टो साहब ने उसको पैगाम भेजाया, उसने कहा जी मैंने क्या करना, उधर वैसे ही तकरीरों का माहौल है। सिंध से एक मेंबर थे, उसका नाम कभी किसी को याद हो तो मुझे बताए, उसने रिजाइन कर दिया। इस सेनेट में ऐसे लोग हैं जो काले धन का कारोबार करते हैं, जिनके पास ब्लैक मनी है, जिनके सोर्सेज जो हैं 2 नंबर के हैं और जो मनी लॉन्ड्रर हैं, जो मुख्तलिफ क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं, सारे नहीं चंद जरूर हैं जिसके लिए हमने कहा जी कि इनसे स्टाम्प ले लें कि हम पाकिस्तान, अकल कोई इंडियन निकल आए जी, कोई इंडिया का शहरी भी आके ये सेनेट का मेंबर बन सकता है। सो इसके बारे में नकवी केस और दूसरे केस बड़े वाजे हैं। ये उम्मीद है कि ये अपने स्टाम्प दे देंगे, इनको स्टाम्प देने में कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि आइन और कानून की असम्बली में आ रहे हैं और आइन और कानून का तकाजा है कि आप ये बताएं कि आप डुअल नेशनल हैं तो बताएं हम डुअल नेशनल हैं, अगर नहीं है तो बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, आप लिख दें उस फॉर्म पे कि हम नहीं। शेख साहब, अब इस सारी सूरत हाल में खास तौर पे जो डिबेट चल पड़ी है कि सेनेट के इंतखाबात में जितना पैसा लगा है, जितनी बोलियां लगी हैं, बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं सेनेटर्स के हवाले से कि अगर वो इतना पैसा लगा के आ रहे हैं तो उसका जाहिर है वो कोई रिटर्न भी चाहेंगे, कोई फायदा भी चाहेंगे। तो ये बताएं कि आइंदा के लिए क्या सिचुएशन ठीक हो सकती है? क्या सेनेट के इंतखाबात बराह रास्त करवाना मुमकिन हो सकता है या शो ऑफ हैंड के जरिए करवाया जाए? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों चीजों के लिए आईनी तरमीम तो लानी पड़ेगी। तो क्या इमरान खान साहब इसको इनिशिएट कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर? देखें, इमरान खान इनिशिएट करेंगे तो क्या नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी साथ देगी? जी, इनका काम ही ये है। देखें ना, नवाज शरीफ तो शायद साथ दे दे, पीपल्स पार्टी ने जिस तरह ताश फेंटी और बांटी है, जिस तरह यके उसने तकसीम किए हैं, और जो बात अभी मैं आपसे अर्ज करना चाहता था, पता नहीं लोगों को पसंद हो या ना पसंद हो, मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन से 85 से असम्बली में हूं, मेरे कान पक गए हैं ये कह के, ये सुन के कि जनाब ये तरमीम होनी, ये अपने मतलब की तरमीम करेंगे, हमारी चोरी ना पकड़ी जाए, तुम कौन होते हो हमसे पूछने वाले, हमारे फॉरेन एसेट्स ना पकड़े जाएं। देखो ना, कोर्टों के अंदर एडमिट किया हुआ है और 5 साल पूरे हो रहे हैं कि जी हाँ मेरे पास कायमा है, कोर्टों के अंदर एडमिट किया हुआ है कि जनाब थैले गायब हो गए। सो ये अगर तरमीम आई भी कि ये तरमीम आ रही है, जरूर आनी चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल मफाद की इस दुनिया में 85 से मैं ये सुन रहा हूं कि ये तरमीम आ रही है कि सेनेट के इलेक्शन डायरेक्ट हों, आज तक तो नहीं आया जी। अब शेख साहब, अब चेयरमैन सेनेट बनना तो है और अहम मरहला है, इसीलिए सरदारी साहब ने अपना आला वफ्द जो है वो क्वेटा भेज दिया, पीटीआई ने क्वेटा के लोगों से राब्ते शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है कि चेयरमैन सेनेट किसका बनने जा रहा है? नून लीग कामयाब रहेगी या पीपल्स पार्टी ही दोबारा इसमें कामयाब होगी? कौन होगा चेयरमैन सेनेट? देखें, एक बात मैं अपनी इतलात पर मबनी कहता हूं, कोई खुर्शीद शाह और एतजाज एहसन और रजा रब्बानी आसिफ जरदारी साहब के ब्लू आइड नहीं है, कोई उनके लिए वो इतना जज्बा नहीं रखते। और मेरे पसंदीदा लोगों में फैसल और एक्स गवर्नर जनाब सरवर साहब और फरोग नसीम साहब जो मेरा केस मुफ्त लड़ते हैं, वो आए हैं और पॉइंट्स पर फरोग नसीम जैसा आदमी आया है। असल मसला जो मैसेज जा रहा है वो ये जा रहा है, जो वो कह रहे हैं कि जनाब हम ये मैनेज कर सकते हैं और सेनेट ये मैनेज कर सकते हैं।
अब ये मुतालबा करेंगे किसी पार्टी से कि 10-15 सीटें हमें पंजाब में दो इलेक्शन में से पहले। ये कौम का फैसला है कि कौम इस पे क्या फैसला करती है। अगर कौम को बिकने और बिकने वाले ही पसंद है तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा शेख साहब, दूसरा ये बताएं, एमक्यूएम के बारे से हमने शुरू से बात की थी, अब चूंकि फरोग नसीम का भी जिक्र आपने कर दिया है, एमक्यूएम में दरारें मजीद गहरी हो गई हैं बहादुराबाद और पीआईबी में, क्योंकि फरोग नसीम साहब पहले तो यह था कि कोई भी सेनेटर नहीं आ रहा, लेकिन आखिर में कहीं ना कहीं कुछ इज्जत बचा ली एमक्यूएम ने अपनी। तो अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आप कराची में मुस्तकबिल क्या देखते हैं? और आपने कहा कि अल्ताफ हुसैन का अभी भी पाकिस्तान की सियासत में किरदार है और नवाज शरीफ, जरदारी और अल्ताफ हुसैन कुछ मिलकर फैसले कर रहे हैं। करेंगे, अभी नहीं मैं कह रहा, अभी जरदारी ने फासला रखा हुआ है नवाज शरीफ से, लेकिन उसके पास ऐसे बंदे हैं जो राब्ते का ब्रिज का किरदार अदा कर सकते हैं। आसफ जरदारी के पास अल्ताफ हुसैन जो है वो डसा हुआ है, वो जख्मी सांप की तरह जो है वो वक्त के इंतजार में है। एमक्यूएम की सियासत को मैं अब इतनी अहमियत नहीं दे रहा कराची में। खुद महाजर बड़े जीनियस हैं, खुद महाजर बड़े जिम्मेदार हैं, और अगर तहरीक इंसाफ थोड़ा बहुत काम करे वहां कराची में तो मेरा ख्याल है उसकी एक बेहतर फिजा बन सकती है। कराची में तहरीक इंसाफ को ज्यादा काम करना चाहिए, लेकिन मैं एमक्यूएम की सियासत को अब इतनी अहमियत नहीं देता। बल्कि बाज़ का कई दोस्त मुझसे मिलना भी चाहते हैं, मैं कहता हूँ यार अब क्या है, आप में ऐसे ही आप ठुस हो चुके हैं, वैसे ही ठीक है मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब से बात हो रही थी। ये था आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। I'll see you coming week. अल्लाह हाफिज़।